गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों को? ऑल राइट सर। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। तो अक्टूबर का सर हम लोगों का करंट अफेयर्स चल रहा था ना। वालेकुम सलाम तागम जी। अक्टूबर 2023 ये करंट अफेयर्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे। एक बार नजर डाल लेते हैं कितने क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं। करीब 17 क्वेश्चंस पिछली क्लास तक करके आ चुके थे। तो उनके आंसर बताइएगा जो डिस्कस किए थे। अभी ये तो ज्यादा आगे क्या है। राइडर कप किससे रिलेटेड था? ये क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। ऑगस्ट बगान जी कैसे हैं आप? अभी जी गुड इवनिंग। राइडर कप किससे रिलेटेड था? गोल्फ से रिलेटेड था। हम्म, तो क्वेश्चन नंबर 16 देखा था। मेडिसिन में नोबेल प्राइज किसको मिला? क्वेश्चन नंबर 16। ये नोबेल प्राइज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मेडिसिन और जो अलग अलग फील्ड्स में जो नोबेल प्राइज मिल रहे हैं, ये आपका कल तक आपको वीडियो वीडियो मिल जाएगी इसकी। ठीक है, इसका पीडीएफ भी बनवा दिया है। कल तक आपको मिल जाएगा। तो नोबेल प्राइज बहुत इंपॉर्टेंट है सर आपके लिए। नोबेल प्राइज को मिस नहीं करेंगे। ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज नोबेल प्राइज के लिए सर कैटालिन कारिको एंड्रयू वाइसमैन। कैटालिन कारिको एंड्रयू वाइसमैन, ठीक है, ये दोनों क्या है सर आपका नोबेल प्राइज विनर मेडिसिन की फील्ड में। तो लास्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन नंबर 17 था। 17 तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसके आगे सर आज हमें कंटिन्यू करना है। 17 के आगे आज क्वेश्चन नंबर 18 से स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज अनाउंस्ड समक्का सरक्का ट्राइबल यूनिवर्सिटी। Recently, Prime Minister Narendra Modi has announced Samakka Sarakka Tribal University for which one of the following states? बताइए। आरजे पोम्बू, आपका एग्जाम 26 को है। कैसे प्रिपेयर करेंगे? तो प्रिपरेशन के लिए सबसे जरूरी चीज है, पहले आप अपने कंसेप्ट मजबूत करिए, है ना। या मेरे को व्हाट्सएप कर लेना कोई कोई पर्सनल डाउट हो। क्योंकि डिपेंड करता है कि आपकी तैयारी कहाँ तक पहुंच चुकी है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कंसेप्ट जिनके प्रिपेयर हैं, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने कुछ नहीं करा। तो सबका अपना अपना अलग प्रोसीजर रहता है। तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर लीजिएगा, मैं आपको गाइड कर दूंगा इन केस आपको कोई प्रॉब्लम है। डाइस भी अच्छा ऑप्शन है। समक्का सरक्का ट्राइबल यूनिवर्सिटी किस स्टेट के लिए बनाई जा रही है? करेक्ट आंसर इज तेलंगाना। समक्का सरक्का ट्राइबल यूनिवर्सिटी पर्पस क्या है? देखो, अभी तेलंगाना जब क्रिएट किया गया था 2014 में, एक कानून पास किया गया था, आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2014। तो उस कानून के वजह से आंध्र प्रदेश को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक तो आंध्र प्रदेश और दूसरा आपका तेलंगाना। तो एक नया स्टेट देखने को मिला था तेलंगाना। तो जब ये कानून बन रहा था, तो तब सेंट्रल गवर्नमेंट ने कमिटमेंट दी थी कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी तेलंगाना में भी और एक आंध्र प्रदेश में भी, ठीक है।
तो एक ट्राइबल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी तेलंगाना में भी बनेगी, आंध्र प्रदेश में भी बनेगी। तो अभी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, जो तेलंगाना में आपका ट्राइबल यूनिवर्सिटी है उसकी मंजूरी केंद्र सरकार ने अभी दे दी है, समक्का सरक्का ट्राइबल यूनिवर्सिटी। अभी वहां इलेक्शंस भी आ रहे हैं तेलंगाना में, आई थिंक चल भी रहे हैं, नवंबर में थे। तो समक्का सरक्का अगर हम देखें तो हु आर दोज पर्सनालिटी, समक्का सरक्का के नाम पर ये यूनिवर्सिटी का नाम है। तो सर समक्का सरक्का कौन है? तो समक्का सरक्का क्या है? एक मदर और डॉटर का कपल है, ठीक है। अरिवियड, एक मतलब बहुत ही रेस्पेक्टेड वहां पर ये डुओ माने जाते हैं मदर डॉटर के। तो कहानी सर ये है कि समक्का जो थी, ठीक है, साउथ में अगर आप जाओगे तो एक डायनेस्टी थी, ककातिया डायनेस्टी, ठीक है। साउथ इंडिया में एक डायनेस्टी थी, दक्कन वाले इलाके में ककातिया डायनेस्टी। तो उस जो आज आपका आंध्र प्रदेश तेलंगाना वाला इलाका है वहां पर ककातिया डायनेस्टी। तो उस ककाटिया डायनेस्टी के एक फ्यूडल चीफ थे पागीदिद्दा राजू। पागीदिद्दा राजू वाज ए फ्यूडल चीफ ऑफ ककातिया डायनेस्टी। उनकी जो वाइफ थी वो थी समक्का। समक्का की दो डॉटर्स थी, सरक्का एंड नागुलम्मा, और उनका एक बेटा था जामपन्ना। तो ये जो कहानी है ये बेसिकली डील करती है कि जो लोकल रूलर थे वो आसपास का जो उनका एरिया था उसे कोया कहते थे। कोया जो एरिया था वहां पर जो लोकल रूलर थे वो टैक्स लिया करते थे आम जनता से। तो उस टैक्स के खिलाफ जो उन्होंने बगावत करी थी, जो ट्राइबल राइट्स की उन्होंने बात करी थी, ठीक है। तो जो ट्राइबल पॉपुलेशन थी वहां पर, तो उस ट्राइबल पॉपुलेशन को उन्होंने सपोर्ट किया। उनके बिहाफ पर उन्होंने जहां टैक्सेशन पॉलिसीज थी जिससे ट्राइबल पॉपुलेशन को परेशान किया जाता था, तो उसके लिए उन्होंने ये लड़ाई लड़ी, ठीक है। तो द लेजेंड रिवॉल्व्स अराउंड देयर बैटल अगेंस्ट लोकल रूलर्स इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट टैक्सिंग द कोयला पीपल। तो आपका जो समक्का थी और उनकी बेटी सरक्का, इन दोनों ने मिलकर ये लड़ाई लड़ी थी। तो इसीलिए इन दोनों को बहुत रेस्पेक्ट दिया जाता है, और इसीलिए वहां पर समक्का सरक्का जतारा भी लगता है। जतारा मतलब एक मेला लगता है, कुंभ मेला टाइप का। इसको ट्राइबल कुंभ मेला भी कह दिया जाता है, ठीक है। तो जैसे कुंभ मेला होता है उसी की तरह यहाँ पर एक मेला लगाया जाता है जो इनके रेस्पेक्ट में लगाया जाता है, ठीक है। समक्का सरक्का उनको यहाँ पर रिस्पेक्ट दिया जाता है, ट्रिब्यूट दिया जाता है इस मेला में, ठीक है। तो समक्का सरक्का इज एसोसिएटेड विद तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश एरिया। तो उन्हीं के नाम से ट्राइबल यूनिवर्सिटी आपका बनने जा रही है इन तेलंगाना, ठीक है सर। तो ये बात हो गई समक्का सरक्का से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। रिसेंटली R21 मैट्रिक्स एम मलेरिया वैक्सीन, ये वैक्सीन का नाम है, has been recommended for use by the WHO World Health Organization after meeting required safety, quality and effectiveness standards. This vaccine has been developed by University of Oxford and which of the following companies? देखो एक वैक्सीन बनाई गई है मलेरिया की। अभी तक क्या है, मलेरिया की कोई एज सच कारगर वैक्सीन नहीं है, बट उस पर अभी काम चल रहा है। तो एक वैक्सीन मार्केट में आई है जिसका नाम है R21 मैट्रिक्स एम मलेरिया वैक्सीन। इसको रिकमेंड कर रहा है WHO। तो जाहिर सी बात है अगर WHO रिकमेंड कर रहा है तो कुछ दम तो होगी वैक्सीन में। इसके जो भी सेफ्टी स्टैंडर्ड से, इफेक्टिवनेस स्टैंडर्ड से, सबको एग्जामाइन कर लिया WHO ने। अब सवाल ये है कि ये जो वैक्सीन जिसको WHO भी रिकमेंड कर रहा है, अब ये वैक्सीन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी तक मलेरिया की कोई वैक्सीन है नहीं। तो अगर ये वैक्सीन इतनी खास है तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो सवाल ये है कि ये वैक्सीन डेवलप किसने की है। एक तो सर इसमें यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड इन्वॉल्व है, उसके अलावा एक और कंपनी इन्वॉल्व है। तो क्वेश्चन ये है कि यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के अलावा इस वैक्सीन को और कौन बना रहा है। तो ये वैक्सीन बनाई गई है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने मिलकर ये आपका वैक्सीन बनाई है। पीडीएफ के लिए दो ऑप्शन है, एक तो ये जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।
दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आप वहां डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक से पीडीएफ डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। व्हाट्सएप नंबर नहीं है तो सर 9990784642 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं इन केस इफ पीडीएफ इज रिक्वायर्ड। ठीक है सर। चलो, तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया मिलके बना रहा है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलके ये वैक्सीन। तो ये क्या है, प्रोप्राइटरी सैपोनिन बेस्ड एडजुवेंट है। क्या मतलब है सर, ये सैपोनिन क्या है और ये एडजुवेंट क्या है? तो देखो, सैपोनिन का मतलब पहले तो समझते हैं। सैपोनिन क्या होता है? सैपोनिन एक तरीके का आप मान सकते हो एक पौधा टाइप होता है। ठीक है, ये नेचुरली किसमें पाया जाता है? एक पेड़ है, एक पेड़ है चिली। चिली साउथ अमेरिका में एक जगह है, चिली नाम की एक जगह है साउथ अमेरिका में। किसी को कैपिटल पता हो तो बताइएगा चिली की। आप ये साउथ अमेरिका देखेंगे इस तरह से, चिली नाम का एक कंट्री है। तो चिली में एक पेड़ पाया जाता है क्विलाजा सेपोनारिया। क्विलाजा सेपोनारिया या क्विलाहा भी पढ़ देते हैं इसको, क्विलाहा सेपोनारिया। तो ये एक पेड़ है आपका, चिली में पाया जाता है। उस पेड़ की जो छाल होती है, बार्क, उस पेड़ की जो छाल होती है उसमें पाया जाता है सैपोनिन, पहली चीज। ठीक है, उसमें पाया जाता है सैपोनिन। अब दूसरा वर्ड क्या था? एडजुवेंट। एडजुवेंट क्या है सर? एडजुवेंट होता है सर इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इन अ वैक्सीन। ठीक है, इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इन अ वैक्सीन। इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इन अ वैक्सीन का मतलब क्या है सर? देखो, ऐसा होता है जैसे मान लो आप कोई रेस्टोरेंट गए, आपने वहां ऑर्डर किया सर चिकन बिरयानी। ठीक है, आपने, या चलो चिकन बिरयानी नहीं, आपने ऑर्डर किया मान लो कढ़ाई पनीर। ठीक है, तो सर कढ़ाई पनीर आप क्यों खा रहे हो? अगर मैं आपसे पूछूं कढ़ाई पनीर आप क्यों खा रहे हो, मतलब कढ़ाई की वजह से या पनीर की वजह से? मतलब मेन इंग्रेडिएंट तो सर उसमें पनीर है ना। उसके अलावा उसमें सर मसाले पड़े हैं, है ना, उसमें आपका वेजिटेबल्स पड़ी हैं, वो सब तो सर उसको सराउंड करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए ऐड की गई हैं। बट अगर आपसे पूछा जाए कढ़ाई पनीर का मेन इंग्रेडिएंट क्या है, तो आप यही कहोगे ना सर पनीर है। यस और नो? उसी तरह से जैसे कोई वैक्सीन बनती है, तो वैक्सीन में तो सर बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारी वेराइटीज ऑफ इंग्रेडिएंट्स होते हैं, लेकिन एक ऐसा मेन इंग्रेडिएंट होता है जो इफेक्टिवली उसी पर्पस के लिए बनाया गया है। मान लो कोरोना वैक्सीन है, तो कोरोना वैक्सीन में बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होंगे, लेकिन एक ऐसा इंग्रेडिएंट होगा जो एक्चुअल में अटैक कर रहा होगा कोरोना वायरस को, जो एक्चुअल में वैक्सीन का पर्पस पूरा कर रहा होगा। बात समझ में आ रही है? तो इसी तरह से एडजुवेंट होते हैं। तो किसी भी वैक्सीन में एक ऐसा इंग्रेडिएंट जो आपका इम्यून सिस्टम को इनहेंस कर रहा हो, यानी एक्चुअल में जो वैक्सीन का काम है उसको फुलफिल कर रहा हो, ऐसा इंग्रेडिएंट, यानी जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वैक्सीन में, उसको हम क्या कहते हैं? एडजुवेंट। मेन तो सर एडजुवेंट है। अगर कढ़ाई पनीर में पनीर निकाल दो, कढ़ाई कढ़ाई बचे, तो आप उसे कढ़ाई पनीर कह ही नहीं पाओगे। सेम यहाँ पर है, एडजुवेंट क्या है? वो आपका इंग्रेडिएंट है वैक्सीन का, जिसकी बदौलत वो वैक्सीन जिस पर्पस के लिए बनाई जा रही है। तो ये एडजुवेंट किससे बना है सर? सैपोनिन से बना है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे सर ऐसे पूछ सकता है कि भैया जो मलेरिया की वैक्सीन आ रही है उसमें क्या है? उसमें सर सैपोनिन है। उसमें क्या है? सैपोनिन है। ठीक है, बस इतना ध्यान रख लेना। तो ये एडजुवेंट किसने डेवलप किया? नोवावैक्स ने डेवलप किया है, और इसको भेज दिया उन्होंने सीरम इंस्टीट्यूट, कहा कि इसको यूज कर लो एज इन द वैक्सीन। ठीक है, तो इस सैपोनिन बेस्ड एडजुवेंट की मदद से ये आपका वैक्सीन बनाई जा रही है। ठीक है सर, तो ये बात हो गई मलेरिया की वैक्सीन से रिलेटेड। एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, बताइए मलेरिया वैक्सीन का नाम क्या है? R21 है, R22 है, R23 है, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। या फिर मलेरिया में ऐसे भी पूछ सकता है, बताओ मलेरिया वायरस से होता है, बैक्टीरिया से होता है, पैरासाइट से होता है, किससे होता है? ठीक है, तो मलेरिया इज कॉज्ड बाय ए प्लाज्मोडियम पैरासाइट। ठीक है,
और ये पैरासाइट इंसान की बॉडी में किससे आता है? एक फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो है, उसके काटने से ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट एक पर्सन की बॉडी में एंटर करता है और उससे हमें मलेरिया जैसी बीमारी लगती है। ठीक है, तो ये रिगार्डिंग मलेरिया, मलेरिया वैक्सीन, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, जो भी जिससे भी घूम फिर के आपका इधर उधर से क्वेश्चन बन सकता है, वो सारी चीजें मैंने आपका यहाँ पर कवर कर दी। तो यहां तक चीजें समझ में आ रही तो गिव मी ए थम्स अप। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे, और ये क्या है सर? एक प्रोटोजोअन डिसीज है, ये एक प्रोटोजो, एक टाइप का प्रोटोजोआ होता है ये। तो मलेरिया इज अ प्रोटोजोअन डिसीज। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। देखो क्लास का पर्पस यही होता है। क्वेश्चन तो सिंपल ये था, बताओ वैक्सीन किसने बनाई है, क्वेश्चन सिंपल यही था, न्यूज में भी यही था। लेकिन यहाँ हमारा पर्पस सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं है, पर्पस ये है अगर कोई भी टॉपिक करंट अफेयर्स में आ रहा है, उससे रिलेटेड एज फार एज पॉसिबल जितनी आपको जानकारी दी जा सके मैं दे दूं, ताकि कुछ भी अगर उससे रिलेटेड एग्जाम में पूछ ले आप कर पाओ। और यही प्रैक्टिस है जो आपको 100% तक एग्जाम में प्रिपेयर कर पाती है। ठीक है सर, यही एक प्रैक्टिस है जो एक जो रैंडमनेस है जीके के क्वेश्चन में कि कुछ भी पूछ लेता है, वो कवर करती है। बात समझ रहे हैं सर? चलिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। Recently, which of the following initiatives has been started by Indian Army to rediscover the profound Indic heritage of statecraft and strategic thoughts derived from ancient Indian texts of statecraft, warcraft, diplomacy and grand strategy? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर दीजिए। अब देखो 20 कहना क्या चाह रहा है। देखो ऐसा है, हमारी हिस्ट्री सर बहुत पुरानी है, आपको पता है कि सर 2500 बीसी से हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन देख रहे हैं ना, 2500 बीसी जितनी पुरानी, मतलब आज से करीब करीब 5000 साल करीब आप कह सकते हो, मतलब या 4500 साल पुरानी हमारी सिविलाइजेशन है। तो इतना पुराने हैं सर हम, 4500 ईयर्स कम से कम पुराने लोग हैं हम। तो हमारी इतनी बड़ी हिस्ट्री में अलग अलग दौर आए, अलग अलग टाइम आए, जब जो राजा थे, महाराजा थे, उनकी अपनी अलग अलग थ्योरीज होती थी, है ना। उनका अपना अपना अलग स्टेट क्राफ्ट, मतलब अंपायर कैसे चलाएं, उनकी पॉलिटी, वॉर क्राफ्ट, लड़ने के तरीके, उन डिप्लोमेसी कैसी थी, और किस तरह की वो स्ट्रेटेजी से लड़ा करते थे। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये हमारे एंशियंट टेक्स्ट में काफी हद तक लिखी है। तो अभी जो हम मॉडर्न टेक्निक्स यूज कर रहे हैं, अगर उसमें हम ये एंशियंट टेक्निक्स का भी टच दे दें तो हम सर और आगे जा सकते हैं, क्योंकि मॉडर्न टेक्निक्स तो लगभग सभी यूज कर रहे हैं, सारी आर्मीज वगैरह उसी तरह की टेक्निक्स यूज कर रही हैं, सभी के पास राइफल है, सभी के पास मिसाइल है ना। तो अगर हमें थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाना है, अपने को यूनिक प्रेजेंट करना है, तो हमारे जो एंशियंट टेक्स्ट हैं, तो उनसे हमें सीखना पड़ेगा। तो उसी को सीखने के लिए एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है इंडियन आर्मी ने, जिसे कहा गया प्रोफाउंड इंडिक हेरिटेज ऑफ स्टेट क्राफ्ट एंड स्ट्रेटेजिक थॉट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बहुत फेमस किताब है, आपने सुना होगा सर, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र के ऑथर कौन थे? अर्थशास्त्र के ऑथर कौन थे? जोसेफ टीजी। करंट अफेयर से मैक्सिमम कितना क्वेश्चन आएगा कह नहीं सकते सर, ये तो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है। मैं जो आपको बता सकता हूँ प्रीवियस एग्जाम्स का ट्रेंड बता सकता हूँ, जैसे पिछले एग्जाम में आपको 50 में से 10 क्वेश्चन डायरेक्ट करंट अफेयर्स के पूछे गए थे। ठीक है ना, दैट मीन्स 20%। तो 10 to 20% तो सर मान के चलो आता ही आता है करंट अफेयर्स। हाँ, अर्थशास्त्र वॉज रिटन बाय कौटिल्य। कौटिल्य के और नाम बताइए सर, और क्या नाम था कौटिल्य का? बहुत बढ़िया साजन जी। कौटिल्य, चाणक्य उनका नाम है, एक और नाम है विष्णुगुप्त। ये क्वेश्चन पूछा है सर, क्वेश्चन ये विष्णुगुप्त किसका नाम था? ठीक है, ये क्वेश्चन आया है कि विष्णुगुप्त किसका नाम था, ये आपके एपीएसएसबी में ही आया है। और ये आई थिंक या तो फायरमैन में आया है शायद, ये है ना, फायरमैन या यूडीसी, इनमें से किसी एक में आया है कि विष्णुगुप्त किसका नाम है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है, तो थोड़ा इज्जत से देखेंगे इसे।
चलिए सर, तो जैसे कौटिल्य ने किताब लिखी अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र बेसिकली बताती है अंपायर किस तरह से चलाना चाहिए, वॉर की क्या क्या टेक्निक्स होनी चाहिए, ये सारी चीजें लिखी। इसी तरह की बहुत सारी हमारे एंशियंट टेक्स्ट में किताबें हैं, तो हमें उनसे सीखना चाहिए। ऐसा इंडियन आर्मी का इनिशिएटिव है। तो उस इनिशिएटिव का नाम क्या है सर? इनिशिएटिव का नाम है उद्भव, प्रोजेक्ट उद्भव। ठीक है, तो दिस इनिशिएटिव सेट इन मोशन बाय द इंडियन आर्मी टू डिस्कवर द प्रोफाउंड इंडिक हेरिटेज, है ना, वगैरह वगैरह। ठीक है, इसमें हमारी जो इंडिजीनियस मिलिट्री सिस्टम होता था, हमारे जो हिस्टोरिकल टेक्स्ट हैं, रीजनल टेक्स्ट हैं, किंगडम्स हैं, हमारी जो थीमेटिक स्टडीज हैं और कौटिल्य स्टडीज, इन सबको इसमें इंक्लूड किया जाएगा। तो हमारी जो हिस्टोरिकल नॉलेज है और कॉन्टेम्पररी यानी जो करंट नॉलेज है, दोनों को मिलाने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर। इट एम्स टू डेवलप एन इंडिजिनियस स्ट्रेटेजिक वोकैबुलरी डीपली रूटेड इन इंडियाज मल्टीफेसिटेड फिलोसॉफिकल एंड कल्चरल हेरिटेज। ठीक है, यानी अब जो हमारी स्ट्रेटेजी होगी, हमारा जो तरीका होगा, वो आपका एक मिक्स होगा हमारा, उसका एक जो इंडिजीनियस कैरेक्टर है उसको भी हाईलाइट करेगा। क्योंकि अभी तक अगर आप देखो, हमारी जो आर्मी है वो बेसिकली ब्रिटिशर्स ने डेवलप की थी, है ना। तो उसके बाद अगर हम चाहते हैं एक कॉलोनियल माइंडसेट से बाहर निकले, तो जरूरी है कि जो हमारे एंशियंट टेक्स्ट हैं, जो हमारे एंशियंट टेक्निक्स हैं, उनको भी हम इंक्लूड करें। ठीक है सर, वालेकुम सलाम मीजिंग। अब इसमें एक जो बड़ा रोल प्ले कर रहा है वो कौन कर रहा है सर? आपका यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। ये सब काम जो करता है वो यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया ही करता है। ये हमारा एक डिफेंस सर्विसेज का थिंक टैंक है। तो डिफेंस सर्विसेज को कैसे काम करना चाहिए, उसके लिए जो प्रोसीजर्स हैं, जो रिसर्च वाला काम है, वो यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया करता है, यूएसआईडी। इसको ध्यान रखिएगा। तो ये आप कह सकते हो डिफेंस का थिंक टैंक है। 1870 में क्रिएट हुआ था। ऐसा नहीं कि सर ये हमें आजादी के बाद क्रिएट किया है, 1870 में इसे क्रिएट किया गया था बाय अ सोल्जर स्कॉलर कर्नल सर चार्ल्स मैकग्रेगोर। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए सर, तो दैट वाज ऑल अबाउट प्रोजेक्ट उद्भव। उम्मीद है अब चीजें आपको याद रहेंगी। वेल, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। Recently, who amongst the following will be awarded with the 2023 Sastra Ramanujan Prize for his outstanding contribution in mathematics? बताइए सर। Recently, who among the following will be awarded with the 2023 Sastra Ramanujan Prize for his outstanding contribution in mathematics? Who amongst the following will be awarded with the 2023 Sastra Ramanujan Prize for his outstanding contributions in mathematics? देखो, ये जो रामानुजन प्राइज है ये मैथमेटिक्स के लिए दिया जाता है। रामानुजन वाज अ ग्रेट मैथमेटिशियन फ्रॉम इंडिया। ठीक है ना, तो उन्हीं के नाम पे ये अवार्ड चलाया जा रहा है। उनके बारे में तो ये था, उनकी लाइफ बहुत छोटी रही थी। अगर वो और साल जी जाते तो पता नहीं क्या 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 और कुछ डिस्कवर कर जाते, काफी राज दुनिया के खुल जाते। ठीक है सर, तो 2023 जो शस्त्र रामानुजन प्राइज है, किसको अवार्ड किया गया है? इट वाज अवार्डेड टू रुइक्जियांग जांग। रुइक्जियांग जांग, ठीक है, ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया यूएसए, उसके ये प्रोफेसर हैं, उनको ये अवार्ड दिया गया था। ठीक है, ये अवार्ड कौन चलाता है सर? ये 2005 में स्टैब्लिश किया गया था। एक तमिलनाडु में शस्त्र यूनिवर्सिटी है। ठीक है, एक तमिलनाडु में शस्त्र यूनिवर्सिटी है, वो ये अवार्ड प्रेजेंट करती है हर साल 22 दिसंबर को। ठीक है, तो ये 22 दिसंबर को क्या है? रामानुजन की बर्थ एनिवर्सरी है। और इसका जो सेंटर है कहाँ पर है? कुंभकोणम में है। तो कुंभकोणम होम टाउन है जो श्रीनिवास रामानुजन है उनका। ठीक है, ही बिलोंग टू तमिलनाडु। तो अंडर 32 ईयर्स ओल्ड ऐसे जो मैथमेटिशियंस हैं, उन्होंने अगर ऐसा कुछ काम किया है जिनका काम श्रीनिवास रामानुजन से इन्फ्लुएंस्ड है, ठीक है, तो उनको ये अवार्ड दिया जाता है।
पिछली साल भी दिया गया था, मंजुल भार्गव को मिल चुका है, अक्षय वेंकटेश को मिल चुका है, तो ये नाम भी आपका न्यूज में रहे थे लास्ट टाइम जब ये अवार्ड दिया गया था। अभी मिस ये आपका ये रुजियान झांग है, इनको ये अवार्ड दिया जा रहा है। ठीक है सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज सेट द इंटरेस्ट रेट ऑन द सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम to what percentage from 8% for the third quarter of 2023 to 2024। गलत ही गलत हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। मुझे इस बात की खुशी है पिंकी जी, आपका नेट सही चल रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज सेट द इंटरेस्ट रेट ऑन द सुकन्या समृद्धि अकाउंट। देखो भारत सरकार एक सुकन्या समृद्धि अकाउंट लॉन्च की है, जिसमें पर महीने पेरेंट्स जो हैं अपनी डॉटर के नाम पे कुछ अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हैं। तो इसका जो परसेंटेज है इंटरेस्ट जो मिलता है वो चेंज होता रहता है, तो वो सरकार थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट करती रहती है। तो अभी जो सेकंड क्वार्टर था, सेकंड क्वार्टर कब होगा, जैसे फर्स्ट क्वार्टर होगा अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, तो अप्रैल मई जून, ठीक है। फिर जुलाई से सितंबर में था 8%। तो ये पूछ रहा है जो अगला क्वार्टर है यानी अक्टूबर से दिसंबर, हर क्वार्टर में चेंज होता है, तो अक्टूबर से दिसंबर में क्या रखा गया। हम्म बी 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 सब तुक्का लगा रहे हैं यार, सरकार ने सर कम ही कर दिया होगा। जरूरी नहीं है कम हो या बढ़ा दिया जाए, चेंज कभी कभी हो सकता है सेम रह जाए, तो अभी सेम ही रखा है सर, ठीक है। तो जो अभी इंटरेस्ट रेट है वो 8% ही रखा है सरकार ने। तो ये सुकन्या समृद्धि योजना है क्या, ये एक स्मॉल डिपॉजिट स्कीम है गर्ल चाइल्ड के लिए, जो एक भारत सरकार ने इनिशिएटिव लॉन्च किया था, आपको याद होगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन, ठीक है। तो उसी के तहत ये स्कीम लॉन्च की गई है। तो जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स या उस बच्चे के जो लीगल गार्जियंस हैं, वो गर्ल चिल्ड्रन के बिहाफ पर, ठीक है, अगर बच्ची अडॉप्टेड है तो उस केस में भी पैसा जमा कर सकते हैं उसके बिहाफ पर, पोस्ट ऑफिस में ये स्कीम चलाई जाती है, ठीक है। तो ये लेकिन मैक्सिमम 2 डॉटर्स के लिए है ना, ऐसा नहीं कि 5 डॉटर से 5 के लिए चला रहे हो, तो मैक्सिमम 2 डॉटर्स के लिए आप चला सकते हो, 10 साल से जो कम के बच्चे हैं उनके लिए, ठीक है। लेकिन सर कुछ कहते हैं कि सर अगर 2 ट्विन गर्ल्स हो गई सर, मान लो पहले एक गर्ल थी अगली बार ट्विन गर्ल्स हो गई, तो सरकार ने कहा भैया ठीक है, अगर 3 गर्ल इन केस ऑफ ट्विन गर्ल्स सेकंड बर्थ और द फर्स्ट बर्थ स्टिल रिजल्ट्स इन 3 गर्ल चिल्ड्रन। मिनिमम अमाउंट कितना है 250, और उसके बाद 150 रुपी आप मिनिमम हर महीने जमा कर सकते हो। एनुअल सीलिंग है कि एक साल में मैक्सिमम आप 1,50,000 जमा कर सकते हो, ठीक है। तो एनुअल सीलिंग है कि मैक्सिमम आप कितना जमा कर सकते हो सर, 1,50,000। और जब आप इसका अमाउंट ओपनिंग शुरू करोगे उसके बाद 15 साल बाद आप ये पैसा निकाल सकते हो, ठीक है। मान लो आज आपने 2020 में शुरू करा, तो आप इसको कम से कम 2035 के बाद ही निकाल पाओगे, ठीक है। और ये जो पैसा आपको मैच्योर होके मिलेगा, जो इंटरेस्ट रेट मतलब गवर्नमेंट प्रॉमिस कर रही है, वो कब मिलेगा, ऑन कंप्लीशन ऑफ 21 ईयर्स। क्योंकि सरकार का मानना है कि देखो भाई, मान लो बच्चा पैदा हुआ, आपने उसका ये स्कीम लॉन्च कर दी, तो 21 साल की तो बच्ची होगी ना जब आप उसकी एजुकेशन के लिए या पढ़ाई के लिए वो या उसकी शादी के लिए आप उस पैसे को विड्रॉ करोगे। तो 21 साल इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या रखा है, मेच्योरिटी डेट रखी है, शैल मेच्योर ऑन कंप्लीशन ऑफ 21 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग अकाउंट और ऑन द मैरिज ऑफ अकाउंट होल्डर विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ऑन फ्लेक्सी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 23। Recently, who among the following has been jointly awarded 2023 फिजिक्स नोबेल प्राइज। हाँ जी सर, अभी जो फिजिक्स नोबेल प्राइज है इस साल का वो किसको मिला है। अभी देखो हम लोगों ने एक बात कर ली थी अभी, हाँ मेडिसिन में बात कर ली, मतलब फिजियोलॉजी या मेडिसिन की बात कर ली।
तो उसका अवार्ड डिस्कस कर लिया था। अगर बच्ची का डेथ हो गया है तो वो उसमें ऐसा होगा ना, जब आप स्कीम लॉन्च कर आप जाओगे स्कीम ओपन करवाने, तो वो उसमें नॉमिनी पूछते हैं ना। नॉमिनी में अगर जैसे पेरेंट्स का ही नाम है और मान लो बच्ची का डेथ हो गया, तो वो पेरेंट्स को ही मिलेगा, तो जो उस स्कीम का नॉमिनी होगा पैसा उसको जाएगा, ठीक है। आप कोई भी सेविंग स्कीम लॉन्च करोगे, मतलब आप खुलवाने जाओगे, तो वो आपसे नॉमिनी पूछेगा ना। हाँ जी। Who among the following has been jointly awarded with 2023 फिजिक्स नोबेल प्राइज? हाँ जी, बताइए सर। ये क्वेश्चन देखो पोटेंशियल क्वेश्चंस हैं, ये आपके एग्जाम में बहुत इजीली पूछे जा सकते हैं ना, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 23। करेक्ट आंसर इज, फिजिक्स में नोबेल प्राइज तीन लोगों ने शेयर किया। पियरे अगोस्टिनी, फेरेंग क्रॉस, एनी व्हीलर। ठीक है, अब जैसे भी नाम प्रोनाउंस करो आप कर लेना अपने हिसाब से, ठीक है। तो ये तीन लोगों ने शेयर किया है आपका फिजिक्स का प्राइज। ये किस लिए मिला है सर? फॉर द वर्क इन द फील्ड ऑफ एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स हैज लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ एटोसेकेंड पल्सेस। Attosecond pulses enabling scientists to directly observe and study the rapid dynamics of electrons within matter. An attosecondly pulse is an incredibly brief burst of light that lasts for attosecond. ये सर attoseconds क्या होता है? तो देखो इसके बारे में मैं थोड़ा सा बेसिक बताना चाहूंगा। एक मिनट रुकिएगा, एटोसेकेंड कितना होता है? हाँ, 1 attosecond is equal to 10⁻⁻18 सेकेंड। यानी एक सेकंड का, ठीक है, एक सेकंड को आप 10⁻18 पार्ट्स में डिवाइड करो। कितने पार्ट्स में? 10⁻18 पार्ट्स में एक सेकंड को डिवाइड करो, तो उसका एक पार्ट जो होगा ना सर, यानी 1 पार्ट ऑफ 10⁻18 पार्ट्स ऑफ अ सेकंड, दैट इज द एटोसेकेंड। तो सबसे पहले तो आप फील करो एटोसेकेंड कितना छोटा क्वांटिटी है, ठीक है। एटोसेकेंड कितना छोटा क्वांटिटी है। अब देखो हो क्या रहा है, जैसे मान लो कोई एक इलेक्ट्रिक पल्स निकली, उसको स्टडी करना है। ये जो डिस्कवरी हुई है, ये किसमें हेल्प करेगी सर? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स क्या होती है सर? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स आपका एक स्टडी है जो एक एटम के अंदर उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स में जो मूवमेंट होती है उसे स्टडी करता है। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हम क्या देखते हैं? जो एक एटम है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, उसमें जो मूवमेंट हो रही है उसको स्टडी करता है आपका इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ये जो मूवमेंट होती है सर, इलेक्ट्रॉन्स की ये जो मूवमेंट होती है, ये बहुत ही शॉर्ट टाइम में हो जाती है। इसमें टाइम लगता है करीब पेटो सेकेंड्स का। पेटो सेकेंड्स क्या होते हैं सर? 1 पेटो सेकेंड इज इक्वल टू 10⁻⁻15 सेकेंड्स के बराबर। यानी एक सेकंड को आप 10⁻15 पार्ट्स में बांटो और उसका एक हिस्सा कहलाएगा पेटो सेकेंड, ठीक है। यानी 1 पार्ट ऑफ 10⁻15 पार्ट्स ऑफ अ सेकेंड। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हो रही है, ये हो रही है सर पेटो सेकेंड्स में, यानी इतना फास्ट मूवमेंट हो रही है। तो अगर हमें इतना फास्ट मूवमेंट को स्टडी करना है, तो हमारी इक्विपमेंट्स भी तो सर उतने फास्ट होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग शायद जो कैमरा के शौकीन हो, शटर स्पीड जानते हैं? कैमरा में एक क्वालिटी होती है शटर स्पीड। जो लोग फोटोग्राफी वगैरह करते हैं वो इस चीज को समझते होंगे। जैसे मान लो एक कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो ये चीता है, ये दौड़ रहा है,
आपको इसकी फोटो लेनी है, तो आपका कैमरा भी उतना ही फास्ट होना चाहिए। यानी टेक्निकल भाषा में कहें, आपके कैमरे की शटर स्पीड भी उतनी ही ज्यादा होनी चाहिए अगर आपको फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट की पिक्चर लेनी है। वरना अगर आप नॉर्मल कैमरे से कोई मूव करती हुई पिक्चर लोगे तो कैसा आएगा सर, ब्लर पिक्चर आएगा। अगर एक मूविंग ऑब्जेक्ट की क्लियर पिक्चर आपको लेनी है तो उसके लिए कैमरे की शटर स्पीड क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। तो जो लोग कैमरा वगैरह यूज करते हैं वो इस चीज को समझ पाएंगे। इसी तरह से अब ये जो इलेक्ट्रॉन सर मूव कर रहा है, सोचो पेटो सेकंड्स में मूवमेंट हो रही है, ठीक है। अब जितना ये चीता है, ठीक है। तो अब ये जो आपका पेटो सेकंड्स में आपका जो मूवमेंट हो रही है, इस पेटो सेकंड की मूवमेंट को अगर आपको कैप्चर करना है तो जो आपके इक्विपमेंट्स हैं वो भी तो सर उतने फास्ट होने चाहिए। अभी तक सर जो हमारे इक्विपमेंट थे वो इतने फास्ट नहीं थे कि इसकी मूवमेंट को बहुत अच्छे से पकड़ पा रहे थे, लेकिन बहुत अच्छे से नहीं। इसीलिए अब जो डेवलपमेंट हुआ है वो एटो सेकंड पल्सेस का डेवलपमेंट हुआ है। यानी ये जो पल्स है, ये आपका जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है ना सर, जो 10 to the power सेकंड में हो रही है, उससे भी ज्यादा फास्ट है, ठीक है। यानी अभी जो पल्स है आपका, ये इतनी फास्ट है कि ये आपका इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट से ज्यादा तेज है। तो जाहिर सी बात है, अगर ये इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट से ज्यादा तेज है तो इस मूवमेंट को इजीली कैप्चर कर पाएगा। अब इजीली कैप्चर कर पाएगा तो आपका ये क्या कहते हैं, एक एक बड़ा पिटारा खोल देता है आगे फर्दर डेवलपमेंट्स का। यानी इससे फायदा क्या होगा, आप और ज्यादा हाई क्वालिटी इमेजेस हम डेवलप कर पाएंगे, मेडिकल डायग्नोसिस और ज्यादा एक्यूरेट हो पाएंगी, ठीक है। तो और जो कम्युनिकेशन लाइन है वो और ज्यादा फास्ट हो पाएंगी, क्योंकि अब हम एक बहुत ही शॉर्ट लेवल टाइम की पल्स को जनरेट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये एक बेसिक समझाने का पर्पस था। तो ये तीनों साइंटिस्ट ने इसमें मिलकर काम किया है एटो सेकंड पल्स को डेवलप करने का, ठीक है। तो मेन चीज वर्ड ध्यान रखना एटो सेकंड, ठीक है सर। मेन चीज वर्ड ध्यान रखना एटो सेकंड, क्लियर है। तो इस फील्ड में अवार्ड दिया गया है फिजिक्स का। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? चीता पे फोकस नहीं करना था सर, पर्पस पे फोकस करना था कि एटो सेकंड का मतलब क्या है। इज दैट क्लियर और नॉट? क्लियर है तो गिव मी अ थम्स अप। नहीं तो एटलीस्ट इतना तो सर याद रख लेना कि ये किन लोगों को मिला है और एटो सेकंड पल्स के लिए टर्म ध्यान रख लेना बस, एटो सेकंड पल्स, ठीक है सर। मेरा ड्राइंग बचपन से लेकर अभी तक, बचपन में स्कूल में बस यही प्रार्थना रहती थी जैसे तैसे आर्ट से छुटकारा मिल जाए। तो अब मेरा बिल्कुल भी ड्रॉ करने का मन नहीं होता है। तो मैंने कहीं पर ये ड्राइंग देखी थी स्कूल टाइम में कि हाँ, अगर एक ह्यूमन बनाना है तो इस तरह का बना दो। तो वही मैंने सीख लिया है ना। तो ये जो लाइन ड्राइंग है ये मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट ड्राइंग है। चीजों को पिक्चराइज भी कर देते हो और साथ ही साथ आपका टाइम भी कम लगता है, ठीक है। चलो, तो मैं कलाकार नहीं हूँ सर, मतलब टीचिंग भी एक कला है, लेकिन हाँ वो पद वो रंगबाजी वाली कला नहीं है, मतलब पेंटिंग वाली नहीं है, ठीक है। चलो फिर सर अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। एज पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, which of the following has been unanimously chosen as official mascot of ICC Men's Cricket World Cup 2023? अभी तो सर वर्ल्ड कप चल रहा है, फाइनल भी आई थिंक होने वाला है, पता होगा आप लोगों को, देखते ही होगे आप लोग। हाँ, तो अभी जो आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है उसके ऑफिशियल मास्कोट किसको चुना गया है, ये क्वेश्चन है। तो क्रिकेट तो सर सबने पढ़ा होगा, लेकिन मास्कोट नहीं याद होंगे, ध्यान रखना। ब्लेज एंड टॉम, ठीक है, ब्लेज एंड टॉम आर द ऑफिशियल मास्कोट्स ऑफ द आईसीसी वर्ल्ड कप 2023। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। Recently, which of the following state UTs has declared all its villages as ODF plus model? ठीक है, मतलब किस स्टेट और यूटी ने अपने सारे गांव को ओडीएफ प्लस डिक्लेयर कर दिया? पिछले महीने हमने देखा था उत्तर प्रदेश था सर। अब इस महीने एक और कोई स्टेट या यूटी है इनमें से जिसने अपने सारे विलेजेस को ओडीएफ प्लस डिक्लेयर कर दिया, वो कौन सा विलेज है सर?
हाँ जी। ओके, करेक्ट आंसर की सर बात करते हैं। जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, करेक्ट आंसर इज जम्मू एंड कश्मीर, इसको ध्यान रखिएगा। ओडीए नहीं है सर, वो ओडीएफ है। ओडीएफ, अगर जिन्होंने सितंबर का करंट अफेयर्स मेरे साथ पढ़ा होगा उन्हें तो रट गया होगा सर, मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूँ। ओडीएफ है ना, ओडीएफ की अभी बात कर लेते हैं। ओडीएफ बोले तो ओपन डेफिकेशन फ्री। देखो जम्मू एंड कश्मीर एक ऐसा, हमें पता नहीं मिथ रहता है कि मतलब ये सोशल इंडिकेटर्स में बहुत पीछे होगा, बट अगर आप जम्मू कश्मीर को कंपेयर करोगे इंडिया के कई सारे स्टेट्स के कंपैरिजन में काफी आगे सर सोशल इंडिकेटर्स में, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये सर ओडीएफ प्लस डिक्लेयर हो चुका है। करीब करीब 6650 विलेजेस हैं जम्मू कश्मीर में, सब ओडीएफ प्लस डिक्लेयर हो गए हैं। ओडीएफ स्टेटस क्या है? देखो एक मिशन लॉन्च किया था भारत सरकार ने, स्वच्छ भारत मिशन। उसको हमने पढ़ा था, दो उसके वर्जन लॉन्च हुए थे, एक अर्बन एक ग्रामीण वर्जन, ठीक है। तो अर्बन जो मिशन है वो अर्बन एरियाज को क्लीन करने के लिए बनाया गया था, जो ग्रामीण मिशन है वो ग्रामीण एरियाज को मतलब रूरल एरियाज को क्लीन करने के लिए बनाया गया था। इसमें हर एक विलेज को, जैसे जो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण है उसका टारगेट क्या क्या था, हर एक विलेज को हाइजीन प्रोवाइड करना, सैनिटाइज करना है। कैसे करेंगे सर? सबसे पहले तो गांव में समस्या क्या है, खुले में शौच की। लोग डेफिकेट करते हैं, है ना, डेफिकेट ओपन में कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि वहां टॉयलेट्स नहीं है, या फिर यूरिनेट ओपन में कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो इस चीज को रोकना है। तो ऐसे विलेजेस जिन्होंने अपने यहाँ जो खुले में डेफिकेशन था उसको रोक लिया, उसको स्टेटस दिया गया ओडीएफ का, ठीक है। इफ एट एनी पॉइंट ऑफ द डे नॉट इवन अ सिंगल पर्सन इज फाउंड डेफिकेटिंग इन द ओपन। ये कैसे पॉसिबल है? टॉयलेट्स वगैरह प्रॉपर बनवा के ओडीएफ स्टेटस मेंटेन करा गया। फिर उसके बाद चलो ठीक है, डेफिकेट नहीं कर रहे हैं तो यूरिनेट कर देते हैं कुछ लोग। तो अगर ना डेफिकेट कर रहे हैं ना ही यूरिनेट कर रहे हैं तो उनको जो स्टेटस मिलेगा वो मिलेगा ओडीएफ प्लस। जब से ये मिशन लॉन्च हुआ है तब से एटलीस्ट मतलब ओडीएफ प्लस तक तो काफी हद तक हम पहुंच चुके हैं। ओडीएफ प्लस तो काफी हद तक पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो यानी अगर कोई पर्सन ना ही खुले में डेफिकेट कर रहा है ना ही यूरिनेट कर रहा है, इन दैट केस हमने कौन सा स्टेटस अचीव कर लिया? ओडीएफ प्लस स्टेटस अचीव कर लिया। लेकिन यहां तक की परेशानी सिंपल है सर, सिंपल टॉयलेट्स वगैरह बना दो, अवेयरनेस बढ़ा दो, तो ये चीज तो आप सॉल्व कर सकते हो यहाँ तक, है ना। खुले में जाने को सर किसी का शौक नहीं है, सब टॉयलेट में जाना चाहते हैं, लेकिन गांव वगैरह में दिक्कत क्या थी, टॉयलेट्स नहीं थे, अब वो बन रहे हैं तो ये चीजें इंप्रूव हो रही हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूपी और जम्मू कश्मीर को ओडीएफ प्लस स्टेटस मिला है, यहाँ पर 100% हो गया है। बाकी जगह भी अभी चल रहा है, वहां पर 100% नहीं हुआ है, ठीक है। एक पूरी फाइल बनती रहती है ना कि कितने गांव स्टेटस पा चुके हैं कितने नहीं पा चुके हैं। 100% अभी यही हुआ है। अब नेक्स्ट इस जो अगला जब काम होता है ये ओपन डेफिकेशन रोकने के बाद, वो होता है सर वेस्ट मैनेजमेंट का। तो जब वेस्ट मैनेजमेंट भी किसी गांव में प्रॉपर हो जाएगा, जैसे अगली क्या परेशानी आती है, लोग खुले में शौच कर रहे हैं, ये परेशानी रिजॉल्व कर दी, ओडीएफ प्लस मिल गया। अब इसके बाद अगली सवाल आता है कि सर जो आपने कूड़ा इकट्ठा किया उसको, कई बार क्या होता है गांव के किसी तालाब में उसको डाल दिया, या एक गांव में एक जगह बना दी वहां पर जाके उस कूड़े को इकट्ठा कर रहे हैं। तो यानी जो वेस्ट है उसको मैनेज नहीं किया जा रहा है। तो जो अगला स्टेप है, अभी जैसे ये स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का फेज 2 चालू किया गया है, तो उसमें हमारा पर्पस क्या है? ओडीएफ प्लस प्लस एक्वायर करना। और ओडीएफ प्लस प्लस क्या कहता है कि जितना भी वेस्ट है उसको प्रॉपरली मैनेज किया जाए, प्रॉपरली उसको ट्रीट किया जाए। ऐसा नहीं उसको किसी एक जगह में किसी नाली में डिस्चार्ज कर दिया जाए, या किसी नदी में उसे डिस्चार्ज कर दिया जाए, या किसी एक जगह पर उसे डंप कर दिया जाए, उसको प्रॉपर मैनेज करके ट्रीट किया जाए, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, तो दैट इज योर ओडीएफ प्लस प्लस स्टेटस। तो जब ये अचीव हो जाएगा तब हम कहेंगे ओडीएफ प्लस प्लस। हाँ जी, किसी ने पूछा था ओडीएफ, समझ में आ रहा है सर? ओडीएफ स्टेटस तीन है, ओडीएफ ओडीएफ प्लस ओडीएफ प्लस प्लस। तो ये हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं। अब तो मुझे लग रहा है जो मतलब सितंबर से पढ़ के आ रहे हैं वो उनको तो रट गया होगा।
टॉयलेट करने को मना नहीं किया जा रहा है यहाँ पर, ओपन में टॉयलेट ओपन करने में मना किया जा रहा है। ये नहीं कि सर आप खेत में गए वहां फ्री होके आ गए। इसका पर्पस ये है कि एक प्रॉपर आपके घर के आसपास या तो एक कम्युनिटी टॉयलेट बने या आपके घर में एक टॉयलेट बने ताकि आप उसको यूज करें। ठीक है, ऐसा नहीं कि फ्री में मतलब कहीं भी जा रहे हैं, है ना, कहीं भी गंदगी मचा रहे हैं, तो ऐसा ना हो सर, इसके लिए। नहीं सर, यही है जो मैंने बताया ना, ये आपका मास्कोट है आईसीसी वर्ल्ड कप का। चलो सर, तो बात समझ में आ रही सर? क्वेश्चन नंबर 25 क्लियर है कि नहीं? क्लियर है तो सर गिव मी अ थम्स अप। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 26। इंडिया एंड which of the following countries has commenced the 11th edition of joint military exercise Sampriti? संप्रीति हम किस कंट्री के साथ करते हैं? देखो मिलिट्री एक्सरसाइज पे अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर, टॉपिक है। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछा नहीं गया अभी तक बट पूछे जा सकते हैं। ओडीएफ प्लस प्लस का सर अभी हमारे पास डेटा नहीं है, इसको मैं अगर मिलेगा तो आपको शेयर कर दूँ। हाँ जी, संप्रीति हम किसके साथ कर, संप्रीति एक्सरसाइज हमारी चल रही है, डी ऑप्शन, बांग्लादेश। ठीक है, संप्रीति एक्सरसाइज सर हमारी किसके साथ चल रही है? बांग्लादेश। करेक्ट आंसर इज बांग्लादेश। अब देखो जब बांग्लादेश की बात आ गई तो इसी बात पे मेरे को बांग्लादेश की कैपिटल और करेंसी ये दोनों बताइए सर। बांग्लादेश की कैपिटल भी बताइए और बांग्लादेश की करेंसी भी बताइए। कैपिटल तो सर बता ही देंगे आप, आसान है, ढाका। करेंसी, करेंसी है टाका, टका चलता है। ठीक है, टका, टका इज द करेंसी ऑफ बांग्लादेश। पड़ोसी जो है हमारे, उनकी कैपिटल जरूर याद रखना, पूछता रहता है ना। अब मालदीव्स की पूछ ली थी, मालदीव पूछ चुका है, रशिया पूछ चुका है, ये सब कैपिटल पूछता रहता है आजकल, ज्यादा पूछ रहा है। और उसके लिए ऐसा नहीं अलग से याद करने बैठो, ये करंट अफेयर्स पढ़ो, करंट अफेयर्स में जब भी कोई कंट्री देखो तो एक बार रिकॉल कर लो इसकी कैपिटल क्या है, पता है तो ठीक है, नहीं पता तो कोई बात नहीं। अब देखो सर जब बात बांग्लादेश की निकली है तो बांग्लादेश और हमारी रिलेशंस क्या है उस पर एक बार नजर डाल लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो पूरा जो सब कॉन्टिनेंट है यानी इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया, उसको अगर हम मिलाएं तो हमारा जो बांग्लादेश है वो सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, सब कॉन्टिनेंट वाला जो हमारा पोर्शन है। ठीक है, अप्रैल से नवंबर तक अगर हम बात करें तो $8 बिलियन का हमने एक्सपोर्ट किया है बांग्लादेश को। जो हमारा बॉर्डर है सर, वो हमारा सबसे लंबा बॉर्डर है, हम बांग्लादेश के साथ अपनी सबसे लॉन्गेस्ट लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं कंपेयर टू एनी अदर नेबर, 4096.7 किलोमीटर। ठीक है, करीब करीब 4000 किलोमीटर की बाउंड्री हम बांग्लादेश के साथ शेयर करते हैं। हमारे कौन से स्टेट्स हैं जो बांग्लादेश के साथ आपका बॉर्डर शेयर करते हैं? आसाम है, वेस्ट बंगाल है, मिजोरम है, मेघालय है और त्रिपुरा है जो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर आपका शेयर करते हैं। ठीक है, इसको ऐसे याद रखना, बांग्लादेश के साथ जो बॉर्डर शेयर करने वाले स्टेट है ममता, ममता में एक ही जगह डब्लू लगा देना। ठीक है, ममता लिखना, एक ही जगह डब्लू।
तो मिजोरम, मेघालय, आसाम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल। ठीक है। एक सवाल कि हम कौन सी एक्सरसाइज करते हैं। एक तो हमारी दोनों आर्मीज, मतलब बांग्लादेश और इंडिया की आर्मी संप्रीति करते हैं, और दोनों कंट्रीज की नेवी बोंगो सागर नाम की एक्सरसाइज करती है। ठीक है, तो बोंगो सागर और संप्रीति ये बांग्लादेश के साथ हमारी एक्सरसाइज है। उसके अलावा सर एक फ्रेंडशिप पाइपलाइन भी है, जो वेस्ट बंगाल में जो सिलीगुड़ी वाला एरिया है और बांग्लादेश में पर्वतीपुर वाला जो एरिया है, इनको कनेक्ट करने के लिए एक फ्रेंडशिप पाइपलाइन भी डाली जा रही है, जिसके जरिए हम मतलब एक जो ऑयल है उसको सप्लाई कर पाएंगे। एक फ्रेंडशिप पाइपलाइन है, उसके जरिए हम बांग्लादेश को क्या सप्लाई कर पाएंगे, हाई स्पीड डीजल प्रोवाइड कर पाएंगे। ठीक है, आई थिंक हाँ ये डबल डबल आ गया। ठीक है, ये वाली चीज फिर से रिपीट हो गई। चलो कोई बात नहीं, एक के साथ एक फ्री है, तो दोबारा पढ़ लोगे तो रिवाइज भी हो जाएगा। पहले पढ़ के आओ, फिर उसको फिर यहीं पर रिवाइज करो। ठीक है सर, तो ये कुछ बेसिक जानकारी थी रिगार्डिंग बांग्लादेश, जो आपसे बांग्लादेश के नाम पे आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो जो पाइपलाइन है बांग्लादेश में और इंडिया में जो कनेक्ट हो रही है, वो वेस्ट बंगाल के सिलीगुड़ी से कनेक्ट हो रही है। ठीक है, और उनका एक डिस्ट्रिक्ट है दिनाजपुर, पार्वतीपुर नाम की जगह है, उससे कनेक्ट हो रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि has achieved a momentous milestone by extending its support to how many street vendors across the nation। देखो ये स्वनिधि पे सवाल आ चुका है, आई थिंक यूडीसी में ही आया था ना इस साल। जो अभी आपके कितने 3 एग्जाम हो चुके हैं अभी तक, 3 क्या 4 हो चुके हैं। सबसे पहले एमटीएस में जनवरी में हुआ था एक, फिर उसके बाद अभी फायरमैन का हुआ था, फिर अभी सीजीएल हो चुका है, सीएचएसएल हो चुका है। एपीएसएसबी के इस साल 4 एग्जाम अभी तक हो चुके हैं। तो अभी जो एक एग्जाम हुआ था आई थिंक सीजीएल में ही आपका स्वनिधि पूछा था। स्वनिधि किससे रिलेटेड है? स्वनिधि वैसे स्कीम तो पुरानी है, कोरोना के टाइम की है, लेकिन अभी इस ऐप से रिलेटेड एक ऐप बनाया गया था, तो उस टाइम वो ऐप न्यूज में था, तो उससे रिलेटेड स्वनिधि स्कीम पूछ ली थी, ये किसके लिए है, किसको सर्व करती है। तो कोई भी स्कीम आती है, मैं उसमें आपको कहता हूँ 2 चीजें पकड़ो। एक तो उस स्कीम के टारगेट ऑडियंस क्या है, देखो वो किन लोगों को सर्व कर रही है, या उस स्कीम का पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। दूसरा वो किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है। तो ये दोनों चीजें हमेशा हर स्कीम में आपको ढूंढनी होती है। तो ये स्वनिधि स्कीम है, ये किसके लिए है सर? स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। जैसे कोरोना टाइम में जो स्ट्रीट वेंडर्स थे उनको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि वो सर ऐसा तो था कि उनके पास बहुत ज्यादा स्टॉक रहता था, वो मेन जो मंडी होती थी उससे थोड़ा बहुत खरीद के लाते थे और अपना गलियों में जगह जगह पर बेचा करते थे। तो स्ट्रीट वेंडर्स को सपोर्ट करने के लिए कोरोना में उनको काफी बड़ी चोट लगी थी, तो इस वजह से उनको दोबारा से उनके बिजनेस रिवाइव करने के लिए भारत सरकार ने एक स्कीम लॉन्च करी, जिसमें स्ट्रीट वेंडर्स को 10-10 हजार रुपए का लोन दिया जाएगा, और ये लोन कोलेट्रल फ्री होगा, यानी आपको कुछ भी गिरवी नहीं रखना इस लोन के लिए। तो सरकार 10 हजार का लोन दे रही थी लोगों को, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, ताकि वो इस पैसे की मदद से अपने बिजनेस को दोबारा से खड़ा कर पाए। ठीक है, नहीं किसान सम्मान निधि, किसान कार्ड जो है पिंकी जी, वो किसान सम्मान निधि दैट इज अ डिफरेंट, उसमें 6 हजार रुपए आते हैं। ये 10 हजार रुपए सरकार फ्री नहीं दे रही, इसमें लोन दे रही है 10 हजार रुपए का। ठीक है, तो इस स्कीम से अभी तक कितने लोगों को फायदा हो चुका है? 50 लाख से ज्यादा लोगों ने इससे फायदा उठाया। ठीक है, अब मैंने क्या कहा, मिनिस्ट्री भी देखना होता है, ये तो समझ गए स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, लेकिन इसके लिए मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है, इसको कौन हैंडल कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है सर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। Recently, President Draupadi Murmu has granted assent to the Women's Reservation Bill 2023, which mandates a 33% reservation for women. The reservation will not be provided to women in which of the following governing bodies। देखो अब जो विमेन रिजर्वेशन बिल आपका आया है 2023 में, ठीक है ना, ये आपका अभी सितंबर में हमने इसको डिस्कस किया था, तब ये लोकसभा राज्यसभा से पास हो गया था। अब इसको प्रेसिडेंट की भी एसेंट मिल गई है। ठीक है, लेकिन हमें एक चीज हमेशा क्लियर रखना, अब प्रेसिडेंट की एसेंट के बाद क्या होता है, इस बिल को भारत सरकार का एक गैजेट है, मतलब एक रजिस्टर है, उसमें अपलोड किया जाएगा। तो जब तक उस गैजेट में कोई भी कानून अपलोड नहीं होता ना, तब तक वो कानून एक्टिव नहीं होगा।
प्रेसिडेंट के एसेट के बाद एक स्टेप और बचता, उसे गैजेट ऑफ इंडिया में इंक्लूड कर दो। जैसे ही वो गैजेट ऑफ इंडिया में इंक्लूड हो जाएगा तो वो हमारा ऑफिशियल कानून बन गया। ठीक है, तो अभी विमेन रिजर्वेशन बिल को प्रेसिडेंट की एसेंट तो मिल गई है, ये किसको रिजर्वेशन नहीं देगा? लोकसभा को नहीं देगा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को नहीं देगा, राज्यसभा को नहीं देगा, या दिल्ली की एनसीटी को नहीं देगा। तो देखो इसके लिए हमने बहुत डिटेल में विमेन रिजर्वेशन बिल पढ़ा था। इफ यू कुड रिमेम्बर सितंबर में ये टॉपिक आया था, हमने काफी इसको टाइम लेके पढ़ा था। तो आई वुड सजेस्ट कि वो सितंबर में हमने इसको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो आप सितंबर के पीडीएफ में जाके आपको ये पूरा मुद्दा मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमने देखा था जो लोकसभा है उसको उसमें रिजर्वेशन मिलेगा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में रिजर्वेशन मिलेगा, दिल्ली की जो एनसीटी है, दिल्ली में एक्चुअली क्या है, दिल्ली के लिए एक स्पेशल आर्टिकल है 239 ए। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, दिल्ली के लिए एक स्पेशल आर्टिकल है 239 ए, इसी की मदद से दिल्ली बना है। तो इसमें एक सब क्लॉज 2 आई थिंक ऐड किया जाएगा, इसी में एक आर्टिकल ऐड किया जाएगा जिससे दिल्ली में भी, दिल्ली की जो असेंबली है उसमें भी 33% रिजर्वेशन दिया जाएगा। ठीक है, तो जो लोकसभा है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, और ऐसे स्टेट्स जहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली एग्जिस्ट करता है, ऐसे यूटीज, तो इन सब में 33% विमेन रिजर्वेशन दिया जाएगा। राज्यसभा में किसी तरह की रिजर्वेशन की बात इसमें कवर नहीं है। ठीक है सर, राज्यसभा में इसमें किसी तरह की रिजर्वेशन की बात कवर नहीं है, तो यही वो क्वेश्चन पूछना चाह रहा था कि इनमें से किस में रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। तो सर करेक्ट आंसर इज राज्यसभा। ठीक है, तो अभी इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 128 अमेंडमेंट बिल पास किया गया था, और प्रेसिडेंट ने इस बिल को अपनी साइन दे दी है। बात समझ में आ रही है सर कि नहीं आ रही? क्लियर है सर? हाँ जी, चलिए यहाँ तो इसके आगे की कहानी सर हम लोग, हाँ 106 अमेंडमेंट आई थिंक यही है। इसके आगे की कहानी फिर सर हम लोग अगली क्लास में करेंगे ना, तो अभी मैथ्स की भी क्लास का टाइम हो रहा होगा कुछ लूंगा, तो इसके आगे की कहानी वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। तो लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देंगे, अपने कलीग्स के साथ सर इसे शेयर कर देंगे, है ना। और पीडीएफ के लिए मैं पहली बार आ चुका हूँ, ये जो करंट अफेयर्स की वीडियोस होती है ना, इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। बाकी नॉर्थ ईस्ट पीएससी का व्हाट्सएप चैनल आप ज्वाइन कर लो, ये वीडियो जब यूट्यूब में अपलोड होती है तो वहाँ डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल की लिंक मिल जाती है, वहां से आप वो व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, इसके अगर डिस्क्रिप्शन में ढूंढने में दिक्कत हो रही है, नहीं मिल रहा, तो मेरे को व्हाट्सएप कर देना 9990784642। आई विल सेंड अ गूगल ड्राइव लिंक फॉर द पीडीएफ। ठीक है सर, चलिए फिर मिलते हैं सर अगली क्लास में। टिल देन गुड नाइट एंड हैव अ नाइस डे। शब्बा खैर, बिल्कुल।